हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना पाठ के अंतर्गत आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में, मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में देखिए। लिखा है, किसी गतिशील अत्यंत सूक्ष्म कण की स्थिति तथा वेग को एक साथ पूर्ण रूपेण त्रुटि रहित रूप से निर्धारित करना असंभव है। कहने का मतलब यह है, हाइजेनबर्ग ने कहा कि जो सूक्ष्म कण होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली यहाँ पे जो बात हो रही है वो इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि किसी सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन की अगर आप पोजीशन और उसकी वेलोसिटी, पोजीशन मतलब स्थिति और वेलोसिटी मतलब वेग को एक साथ आप निर्धारित उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्या कहा हाइजेनबर्ग ने कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों के लिए उनकी स्थिति और उनके कण को एक साथ कैलकुलेट करना, एक साथ निर्धारित करना संभव नहीं है। इसके लिए हाइजेनबर्ग ने क्या दिया, एक उन्होंने हम कहेंगे कि एक समीकरण उन्होंने दिया। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगर कोई छोटा सा कण है उसकी पोजीशन को हम एक्यूरेटली मापते हैं, उसकी पोजीशन को हम एक्यूरेटली मापते हैं तो उसके वेग का निर्धारण नहीं हो पाएगा, और अगर उसके वेग को मापते हैं तो उसकी पोजीशन को हम नहीं माप पाएंगे, यानी दोनों को एक साथ हम नहीं माप पाएंगे। इसके लिए हाइजेनबर्ग, आप खुद ही सोचिए कि कोई छोटा कण है, इतना छोटा कण है, तो उसको अगर आप उसको फोकस करोगे कि वो कहाँ पर है तो आप उसके वेग पे ध्यान नहीं दे पाओगे, और अगर उसके वेग पे ध्यान देते हो तो आप उसकी स्थिति को सही से नहीं माप पाओगे। यही छोटी सी बात जो है हाइजेनबर्ग ने बताई। तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि मान लेते हैं कि किसी भी कण की स्थिति में, पोजीशन में जो अनिश्चितता है उसको हम डेल्टा एक्स से लिखते हैं। होगी ही, क्योंकि एक्यूरेटली हम कर नहीं पाएंगे एक साथ। तो उन्होंने कहा कि किसी भी कण की अगर सूक्ष्म कण की स्थिति में अनिश्चितता का मान अगर डेल्टा एक्स है, ठीक है, और वहीं पे उसके वेग में अनिश्चितता का मान डेल्टा वी है, तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि डेल्टा एक्स गुणागे डेल्टा वी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। ये उन्होंने समीकरण दिया। उन्होंने कहा कि जब भी हम इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट, यानी वेग को और स्थिति को, किसी भी सूक्ष्म कण की वेग और स्थिति को एक साथ कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें कुछ अनिश्चितता होगी जिसका मान हमेशा या तो ग्रेटर देन होगा या बराबर होगा किसके, h अपॉन 4 पाई m के। ये किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। अब h क्या है, यहाँ पे h है प्लैंक नियतांक, 4 तो एक वैल्यू है, पाई भी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मान आपको पता है 22/7, और m यहाँ पे क्या है, m कण का द्रव्यमान है, यानी जिस कण की स्थिति और वेग को हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका द्रव्यमान है। तो ये हाइजेनबर्ग ने प्रिंसिपल दिया था जिसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने लास्ट में मैंने देखिए लिखा भी है कि इस पूरे प्रिंसिपल का अर्थ क्या है कि किसी गतिशील कण की स्थिति तथा वेग के एक साथ निर्धारण में सदैव h/4 पाई m के बराबर न्यूनतम अनिश्चितता निहित रहती है। अगर आप किसी सूक्ष्म कण के वेग और स्थिति को एक साथ मापने की कोशिश करेंगे तो उसमें h अपॉन 4 पाई m के बराबर मान की अनिश्चितता हमेशा रहेगी। हाँ, अगर अलग से आप उसकी पहले आप उसकी पोजीशन अलग से काउंट करना चाहते हैं तो वो हो जाएगी, और अलग से वेग भी निर्धारित करना चाहते हैं या वेग का मान भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, लेकिन एक साथ अगर ये दोनों चीज़ें, वेग और स्थिति को अगर आप एक साथ कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, उसमें एक अनिश्चितता रहेगी, और वो अनिश्चितता मान किसके बराबर रहेगा, h अपॉन 4 पाई m के बराबर रहेगा। ऐसा हमें हाइजेनबर्ग ने बताया। ठीक है, अब उसके बाद एक
अलग टॉपिक है आपके पास ऑर्बिटल। देखो बच्चों, ये समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑर्बिटल है क्या। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी। देखो, एक तो पहले छोटी सी चीज़ें जान लो। एक तो होती है कक्षा, ठीक है, एक तो क्या होती है कक्षा, ठीक है। कक्षा जिन्हें कि हम सेल्स भी कहते हैं, वो आपके पास कौन कौन से होते हैं? के, एल, एम और एन। ये आपके पास आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि आपके पास जो कक्षाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? के, एल, एम और एन, ठीक है। अब कक्षा के बाद आती है उपकक्षा। कक्षा के बाद आती है उपकक्षा, या हम कहते हैं उपकोष। अब ये उपकोष कहाँ होते हैं? इन कक्षाओं में होते हैं। और ये कितने प्रकार के हैं? एस, पी, डी और एफ। ये आपके कौन कौन से हैं? एस, मैं लिख भी रही हूं यहां पे, इसको ध्यान दीजिए आप। एस, पी, द पेन इज नॉट राइटिंग, एस, पी, डी और एफ। ये आपके पास क्या है बच्चों? ये उपकोष हैं या उपकक्षाएं हैं। अब इसके बाद ये मैंने बता दिया, कक्षा आपके पास है KLMN, उपकोष या उपकक्षा आपके पास है SPDF। उसके बाद आते हैं ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या होते हैं, अब मैं ये आपको बताती हूँ। देखिए, ऑर्बिटल के लिए मैंने लिखा भी है कि नाभिक के चारों ओर स्थित वह त्रिविमीय क्षेत्र। देखिए, नाभिक के चारों ओर स्थित लिखा है, लेकिन सर्कुलर वृत्तीय कक्षाएं नहीं लिखी हैं या वृत्तीय क्षेत्र नहीं लिखा है। लिखा है नाभिक के चारों ओर स्थित वह त्रिविमीय क्षेत्र। त्रिविमीय क्षेत्र का मतलब 3 डायमेंशनल एरिया जिसे हम कहेंगे। एक्स अक्ष पे, वाई एक्सिस पे यानी वाई अक्ष पे और जेड अक्ष पे। तो नाभिक के चारों ओर स्थित वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, वो क्या कहलाता है? ऑर्बिटल कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या होती है? मैक्सिमम संभावना होती है। अब इसको मैं आपको क्लियर करती हूं। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कक्षा, उपकक्षा कितनी है? उपकोष या उपकक्षा कितनी है? 4, S, P, D और F। तो आप लोग एक चीज देख लीजिए कि ये जो S उपकोष है, S उपकोष जो है उसमें एक ही ऑर्बिटल मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं S ऑर्बिटल। लिखा है मैंने, S उपकोष में एक ही ऑर्बिटल होता है, S ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका P उपकोष। P उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं, PX, PY और PZ। ये जो हैं 3 अक्षों पे मौजूद होते हैं, S अक्ष पे, Y अक्ष पे और Z अक्ष पे। ये छोटी बातें आपको बेटा पता होंगी कि अक्ष क्या होता है, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर पे लिखा है मैंने कि D उपकोष जो है उसमें आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 और DZ2। ये मैंने लिखा है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो होता है आपका F उपकोष। और F उपकोष में कम से कम 7 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड उनकी संरचना होती है, इसलिए उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया गया है। ये मैंने चौथा पॉइंट डाला नहीं है इसमें, मतलब चौथा पॉइंट यहाँ दूसरा दिखा रखा है। मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि F उपकोष जो होते हैं उनमें 7 ऑर्बिटल होते हैं। F उपकोष में 7 ऑर्बिटल होते हैं, और उन 7 ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, ये बता नहीं रखा है, ठीक है। तो इतना आप ध्यान दीजिए कि हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल हैं। अब 4th पॉइंट में आप जाएंगे तो इम्पॉर्टेंट क्या है, लिखा है एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही समावेशित हो सकते हैं। बच्चों, एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं, और वो भी जो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उनकी स्पिन जो होगी, यानी उनके जो मुंह होंगे
वो क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है। मतलब एक ऊपर और एक नीचे की तरफ किसी भी ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो विपरीत चक्रण वाले ही होते हैं। ये आप अभी आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद 5th पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए लिखा है, किसी उपकोष की विभिन्न ऑर्बिटल त्रिविम विन्यास ग्रहण करती है। जैसे p उपकोष में स्थित 3 ऑर्बिटल s अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष में समानांतर स्थित होते हैं। देखो ये तो मैंने बताया ही आपको कि जो आपका 3 ऑर्बिटल हैं, कौन से वाले, px, py और pz, ये किस तरह से रहते हैं, ये x एक्सिस है, ये y है और ये z है। तो ये इन्हीं पर ये ऑर्बिटल कहाँ मौजूद रहती हैं, इन्हीं के समानांतर, यानी इन अक्षों के समानांतर ही मौजूद रहती हैं। x के, y के और z के, z अक्ष के समानांतर ये मौजूद रहती हैं। बाकी और जो ऑर्बिटल हैं, जैसे लिखा है ना d में 5 ऑर्बिटल हैं, तो बाकी जो ये ऑर्बिटल होंगी d की 5, ये इनके मध्य कहीं स्थित होती हैं, यानी इन अक्षों के मध्य ये ऑर्बिटलें स्थित होती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने जनरल चीज़ें बताई आपको, किसके बारे में, ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो वो है आपका क्वांटम नंबर्स। बाकी सारे भी इम्पॉर्टेंट थे लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में मौजूद है, कौन से उपकोष में मौजूद है, कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है, और उसकी चुंबकीय गुण किस प्रकार के हैं, और वो उसका चक्रण किस तरह का है, ये सारी बातें हमें कौन बताती हैं, क्वांटम संख्याएं बताती हैं। तो मैंने लिखा है कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, एक परमाणु में उपस्थित विभिन्न परमाणु ऑर्बिटलों तथा इलेक्ट्रॉनों को वर्णित करती हैं और उनमें विभेद स्थापित करती हैं। वो आपकी क्या होती हैं, क्वांटम संख्याएं होती हैं। और इन शॉर्ट हम कहेंगे कि क्वांटम संख्याएं हमें किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी देती है, ठीक है। तो क्वांटम संख्याएं होती हैं 4 प्रकार की। इन 4 प्रकार में सबसे पहली जो है वो है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आप लोग ध्यान रखिए, एक एक चीज़ में जो बताऊंगी उसको बहुत अच्छे से आप लोग समझिए। मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है उसको स्मॉल n से निरूपित किया जाता है, इसको हम स्मॉल n से लिखते हैं, और इसका मान 1 से लेके अनंत तक कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है। 1 से लेके इन्फिनिटी तक इसका मान होता है। अब बच्चों लिखा भी है मैंने कि अगर n = 1 है तो कक्षा कौन सी होगी, k होगी। अगर n = 2 है तो कौन सी कक्षा होगी, l होगी। अगर n = 3 है तो कक्षा कौन सी होगी, m। और अगर n = 4 है तो कक्षा होगी आपकी n। ये अभी आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास जो कक्षाएं हैं वो है k, l, m और n। इससे ज़्यादा का अभी आपके सिलेबस में है नहीं, इससे ज़्यादा जो है आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो लिख दिया मैंने कि मुख्य क्वांटम संख्या जो है उसको n से लिखा जाता है, और n का मान 1 से लेके 0 कभी नहीं होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे कि n का मान 0 कभी भी नहीं होता है। इसका मान जो है 1 से लेके अनंत तक हो सकता है। और अगर मान 1 है तो कक्षा k होगी, मान 2 है तो कक्षा l होगी, मान 3 है तो कक्षा m होगी, और मान 4 है तो कक्षा n होगी। अब मुख्य क्वांटम संख्या, अब आपने देख ही लिया कि मुख्य क्वांटम संख्या हमें किसके बारे में बता रही है। मुख्य क्वांटम संख्या हमको जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन की कक्षा के बारे में बता रही है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में मौजूद है, इसके बारे में हमें बता रही है। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। क्वांटम नंबर्स पे बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आगे है आपकी 2nd नंबर पे दिंगशी क्वांटम संख्या, जिसे हम कहते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर। दिंगशी क्वांटम संख्या या एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब ये क्या है, देखिए 2nd क्वांटम नंबर जो है हमारा, उसको हम अल्फ़ाबेट L से निरूपित करते हैं, ठीक है, स्मॉल l से निरूपित किया जाता है, और इसे सहायक क्वांटम संख्या या कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं।
इसका मान जो होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है आपके, उसमें देखिए फॉर्मूला दिया गया है। क्या दिया गया है फॉर्मूला कि L का मान क्या होता है, 0 से n-1 होता है। अगर L का मान हमें निकालना है तो हम कैसे करेंगे, 0 तो शामिल रहेगा ही, 0 से n-1, और n क्या है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, और ये क्वांटम संख्या यानी दिंगसी क्वांटम संख्या जो है किसके बारे में बताती है, ये उपकोष के बारे में या उपकक्षा के बारे में बताती है। पहली वाली क्वांटम संख्या कोष के बारे में बताती है या कक्षा के बारे में बताती है, और ये दूसरी क्वांटम संख्या उपकोष या उपकक्षा के बारे में बताती है। अब ये टेबल यहाँ मैंने लिखी है, इसको आप लोग थोड़ा सा जो है ध्यान से देखेंगे। देखो बच्चों, अगर n का मान 1 है तो L का मान कितना होगा, 0 होगा। वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि मैंने लिखा है L बराबर n-1। ठीक है, क्या लिखा है, L बराबर n-1। तो अगर n का मान 1 है तो L का मान कितना आएगा, 0 आएगा। भाई n-1 करेंगे तो यानी 1 - 1 करेंगे तो 0 आएगा। अगर n का मान 1 है तो L का मान होगा 0। अगर n का मान 2 है तो L का मान होगा 1। अगर n का मान 3 है तो L का मान होगा 2, और अगर n का मान 4 है तो L का मान होगा 3। अब वहाँ पे जो है वीडियो, ये जो मैंने रिकॉर्ड किया यहाँ पे L बराबर जो है थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, तो आप वहाँ पे 3 लिख दीजिएगा बच्चों, लास्ट में जहाँ लिखा है ना n बराबर 4 = क्या हो जाएगा, L बराबर 3। कैसे निकालना है, फॉर्मूला है L बराबर 0 से n-1। अब निकाल ली हमने, वैल्यूज़ निकाल ली, क्योंकि अभी मैंने ऊपर में आपको बताया कि n कितने हैं, 1 2 3 4 K L M N। ठीक है, तो L बराबर मान हमारे पास आ गया 0 1 2 3। हो गया क्लियर। अब यहीं से एक और बात मैंने लिखी है, दूसरी टेबल पे जाइए आप लोग, ये वाली टेबल। अब यहाँ मैंने लिखा है कि अगर L का मान 0 है तो कौन सा उपकोष होगा, S उपकोष होगा। पहला उपकोष हमारा S है। अगर L का मान 1 है तो कौन सा उपकोष होगा, P उपकोष, क्योंकि दोनों आ जाएंगे ना। L में अगर L का मान 1 है, 1 निकल के आता है तो इसका मतलब क्या है, 0 भी है और 1 भी है। ठीक है, और अगर L का मान 2 है तो D उपकोष भी आ जाएगा। अगर L का मान 3 है तो F उपकोष भी आ जाएगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये आपको आगे हेल्प करेगी। तो इसमें मेन क्या है कि L का मान निर्भर करता है मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर, जिसका सूत्र यहाँ दिया गया है कि L को कैलकुलेट करने के लिए आप लिखेंगे L बराबर 0 से n-1। आगे चलते हैं तीसरी क्वांटम संख्या के बारे में। देखिए, तीसरी क्वांटम संख्या है आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करती है, चुंबकीय गुणों के बारे में भी बताती है। इस क्वांटम संख्या को m या ml से निरूपित किया जाता है और इसका मान निर्भर करता है L के मान पे, यानी जो दूसरी आपकी दिंगशी क्वांटम संख्या थी उसके मान पर निर्भर करता है। इसके लिए सूत्र मैंने लिखा है, देखिए, m बराबर -L से +L, यानी L का जितना भी मान आएगा उसकी ऋण वैल्यू से लेके प्लस वैल्यू तक आपको जाना है। एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि माना L बराबर 1 आता है तो m का मान कितना होगा, -1, 0 और +1, ये तीनों मान होंगे m के लिए। अब देखिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में उपस्थित है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या एक तो इसके बारे में भी हमको बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। देखो, तीनों चीज़ें यहाँ पे आ गई। मुख्य क्वांटम संख्या बताती है कि कौन से कक्षा में मौजूद है, दिंगसी क्वांटम संख्या बताती है कि कौन सी उपकक्षा में मौजूद है, और चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है कि कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है। यानी अगर S तो एक ही ऑर्बिटल होता है, लेकिन अगर P ऑर्बिटल है तो कहाँ मौजूद है, PX में मौजूद है, PY में मौजूद है या फिर PZ में मौजूद है।
देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी दिखा है कि जैसे L बराबर 1 के लिए M का मान कितना हुआ -1, 0 और +1, जिसका अर्थ है कि P उपकक्ष में 3 ऑर्बिटल स्थित होंगे। एक px पे होगा, एक py पे होगा और एक pz पे होगा, ठीक है, जो कि x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के समानांतर होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसका है वो है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है जीमान प्रभाव की भी व्याख्या करती है। और जीमान प्रभाव आपने पढ़ा था पहले कि क्या होता है, किसी भी किरण को या फिर किसी भी आपके जो क्वांटाज आपने जब पढ़े थे, आपने पढ़ा था कि किरणों को जब हम जो है एनर्जी के पैकेट्स को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो वहाँ अलग अलग जो है रेखाओं में विभक्त हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लगने पर, यानी चुंबकीय प्रभाव के कारण जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर किरणें जो है अलग अलग रेखाओं में विभक्त हो जाती हैं। वही क्या था, आपका जीमान प्रभाव था। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके बारे में भी हमको बताती है, जीमान प्रभाव के बारे में भी बताती है। चौथी है आपकी चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर। चक्रण क्वांटम संख्या या फिर स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल s या ms से निरूपित करते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने अक्ष के चारों ओर गति कर, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो है अपने अक्ष के चारों ओर गति करने को हम क्या कहते हैं, चक्रण कहते हैं, ठीक है। तो चक्रण के लिए केवल 2 संभावनाएं हो सकती हैं कि या तो इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज घूमे, जिसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त, और या फिर कैसे घूमे, एंटी क्लॉकवाइज घूमे। जैसे आप चाबी खोलते हैं ना, अपने ताले को खोलते हैं आप चाबी से, तो चाबी को हम क्या करते हैं, एक बार जो है क्लॉकवाइज घुमाते हैं यानी दक्षिणावर्त घुमाते हैं और एक बार हम वामावर्त घुमाते हैं। तो यही बातें इलेक्ट्रॉन के लिए भी आती हैं कि इलेक्ट्रॉन या तो दक्षिणावर्त घूमेगा या वामावर्त घूमेगा, और जब वो दक्षिणावर्त घूमेगा तो उसके लिए उसके चक्रण का मान हम कितने से लिखेंगे, +1/2 से लिखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त घूमता है तो उसका मान हम देते हैं (1/2 से। अगर वो वामावर्त घूमता है तो हम उसका मान देते हैं -1/2 से। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि मैंने पिक्चर में शो भी कर रखा है कि अगर इलेक्ट्रॉन का जो हेड है वो ऊपर, सिर है ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब +½ और अगर नीचे की तरफ है तो -½ और हमेशा जब भी हम इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में भरते हैं तो उनका चक्रण जो है अलग अलग दिशाओं में दिखाया जाता है, एक साथ कभी नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहीं से क्या हम कहेंगे कि चारों क्वांटम संख्याएं n, l, m, s किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूपेण परिभाषित करती हैं। यानी ये जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं, ये चारों क्वांटम संख्याएं हमको क्या बताती हैं, किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी देती हैं। कौन सी कक्षा में मौजूद है, कौन सी उपकक्षा में मौजूद है, कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है और उसके चक्रण की दिशा कैसी होगी। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।